बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं वीएन बियॉन्ड साइट अपने मेज़बान मोहम्मद जहां सेब के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे साइकोलॉजी यानी इल्म नफ्सियात और उससे मुताल्लिक बाज़ अहम मौज़ूआत पर। अगर साइकोलॉजी की बात की जाए तो ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पर दो ग्रीक वर्ड्स यानी यूनानी अल्फाज का मजमूआ है। पहला लफ्ज़ साइकी है और दूसरा लोगोस। साइकी का मानी रूह है और लोगोस से मुराद मुताला। बल्फाज़ दीगर कहा जा सकता है कि साइकोलॉजी मुतालाए रूह है। उलूम की इर्तिका के माहिरीन जानते हैं कि साइकोलॉजी दर हकीकत इल्म फ़लसफ़ा का ही हिस्सा हुआ करती थी। जब उलूम इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए इल्म फ़लसफ़ा से अलहदा हुए तो साइकोलॉजी ने भी एक अलग शाख की सूरत इख्तियार की, एक अलग एजुकेशनल डिसिप्लिन का रूप लिया। साइकोलॉजी ने हुआ ये कि इस इल्म को अव्वलन कहा गया कि ये मुतालाए रूह है। बाद में आने वाले बहुत से माहिरीन ने ये कहा कि रूह चूँकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, रूह को हम देख सुन समझ नहीं सकते, उस तरह से वो विजिबल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो माती कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए साइकोलॉजी की कोई और डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई ऐसी डेफिनेशन जिसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में मय्यर किया जा सके, जिसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझा जा सके। बाद में आने वाले बाज़ माहिरीन ने इसे मुतालाए ज़हन यानी इसे स्टडी ऑफ माइंड करार दिया। इसके बाद एक राय ये भी सामने आई कि माइंड भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब ह्यूमन ब्रेन को ओपन किया जाता है तो उसमें माइंड का सुराग नहीं मिलता। सिगमंड फ्राइड ने इंसानी ज़हन या माइंड को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, 3 कंपोनेंट्स में तकसीम किया था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। लेकिन जब इंसानी दिमाग को, ब्रेन को ओपन किया जाए तो सर्जन्स ये बतलाते हैं कि दिमाग में इस बात का तयन नहीं किया जा सकता कि माइंड कहाँ पर है, यानी कॉन्शियस कहाँ पर है। दिमाग में इस बात का तयन नहीं किया जा सकता कि कॉन्शियस कहाँ पर है, सब कॉन्शियस कहाँ पर और अनकॉन्शियस कहाँ पर। इसलिए इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि नफ्सियात के लिए कोई ज़्यादा वाज़ेह डेफिनेशन तलाश और तराश की जाए। इसके बाद इल्म नफ्सियात को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया। दौर हाज़िर में ये कहा जाता है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, यानी इंसानों और जानवरों के रवैया जात का मुनज़्ज़म मुनज़बित मुताला साइकोलॉजी कहलाता है। ख़वातीन और हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि रवैया या बिहेवियर क्या है। इसे समझने के लिए हमें बुनियादी 4 कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए ताकि बिहेवियर अपने तमाम तर जुज़ियात के साथ हमारे सामने आ जाए और हम इसे मिलते जुलते दीगर कॉन्सेप्ट से डिस्क्रिमिनेट करके, इसे हम डिफ्रेंशिएट करके पहचान सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे एप्टीट्यूड की। बुनियादी तौर पर ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके माबैन फ़र्क वाज़े करना निहायत ज़रूरी है। पहला कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड है, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा बिहेवियर, चौथा हैबिट। एप्टीट्यूड की बात की जाए तो एप्टीट्यूड को इन अल्फाज से डिफाइन किया जाता है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। इंसान का जो मिलाने तबा होता है, जो रुझाने तबा होता है, जिस चीज़ की सलाहियत, जिस चीज़ का मिलान, जिस चीज़ की रग़बत उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तबई तौर पर पैदा की, वो उसका मिलाने तबा है। जैसे एक शख्स जो है उसे पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी है,
उसे ड्राइंग में दिलचस्पी है, वो कुदरती मनाजिर को बहुत गौर से देखता है और फिर उन्हें किरतास पे मुंतकिल करता है, उन्हें जो है वो तस्वीर की शक्ल देता है, वो ख्याल को तस्वीर की शक्ल देने पर कादिर है। तो ये एक ऐसा शख्स कि जिसकी मेंटल टेंडेंसी जो है वो पेंटिंग के हवाले से। इसी तरह से कोई शख्स है जो सिंगिंग का शौक़ रखता हो, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने बाय बर्थ यानी पैदाइशी तौर पे बहुत अच्छी आवाज़ वदियत की हो, उसे सुरों की ताल की बहुत उम्दा पहचान हो, तो हम कह सकते हैं कि उस शख्स में म्यूज़िक का एटीट्यूड मौजूद है। तो याद रखिएगा नाज़रीन कि जितने भी ये एंट्री टेस्ट होते हैं, बुनियादी तौर पे ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये इस बात का तयन करने के लिए होते हैं कि आपके अंदर उस ख़ास फील्ड का मीलान या रुझान तबई तौर पर मौजूद है या नहीं। इसके बाद अगर एटीट्यूड को देखा जाए तो एटीट्यूड के बारे में बहुत सहल अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि द सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग इज कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड या रवैया क्या है? ये हमारे सोचने और महसूस करने का मुस्तकिल अंदाज है। हम किसी चीज़ के बारे में कैसे महसूस करते हैं, किसी चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये बात हमारा एटीट्यूड है। यहाँ ये बात भी बेमहल ना होगी कि एटीट्यूड और बिहेवियर को आम तौर पे उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए रवैया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मेरी ज़ाती राय में रवैया जो है वो एटीट्यूड का दुरुस्त तर्जुमा है। बिहेवियर के लिए हमें तर्स अमल का लफ्ज़ इख्तियार करना चाहिए। एटीट्यूड बुनियादी तौर पे एक शख्स जो है, जैसे अगर वो रिलीजियस माइंडेड है, वो मजहबी ख्यालात का हामिल है, तो यकीनी तौर पे वो मजहबी अहकामात को भी पसंद करेगा, वो मजहबी शार का भी पाबंद होगा, वो उन तमाम तर तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करेगा जिन तकाज़ों की तकमील की ख्वाहिश उसका मजहब उससे करता है, जिन तकाज़ों की तकमील का मुतालबा मजहब करता है, तो वो उन तमाम तर चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेगा। एक शख्स सेकुलर माइंडेड है तो वो यकीनी तौर पे वो उस तर्ज अमल का और तर्ज फ़िक्र का हामिल होगा। तो हम कैसे सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, को एजुकेशन के बारे में, हम शरई पर्दा के बारे में, हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में किस तरह से सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, ये जितने भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम किस तरह से गौर करते हैं, हमारी क्या राय है, सेटल्ड वे ऑफ आवर थिंकिंग एंड फीलिंग इज कॉल्ड आवर एटीट्यूड। बिहेवियर जो है वो एटीट्यूड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिहेवियर क्या है कि एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड to a particular thing or situation in some specific way is called our behavior. Walfaze dikar, the settled way to respond a particular situation by an animal or human being is called behavior. यानी हम किसी खास सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, एक शख्स ने किसी दूसरे बंदे को, दूसरे शख्स को स्लैप किया, हालांकि ये बहुत बुरी बात है, आप ना कीजिएगा किसी को भी, लेकिन ये है कि अब इस तरह अमल पे एक अंदाज ये है, सोच का अंदाज ये है, एक एटीट्यूड ये है कि वो खामोशी इख्तियार कर ले। बल्कि हमें क्रिश्चियनिटी की अगर बात की जाए तो क्रिश्चियनिटी की मजहबी तालीमात हमें बतलाती हैं कि अगर कोई शख्स आपके दाएं गाल पर तमाचा रसीद करे तो आप बायां गाल सामने कर दीजिए। तो ये भी एक अंदाज है पेशेंस का। कोई शख्स जो है वो उसे दरगुजर करेगा, कोई शख्स उससे वजह पूछेगा, कोई शख्स उससे झगड़ेगा, कोई शख्स हो सकता है 2 तमाचे रसीद करे एक थप्पड़ के जवाब में। तो ये उसका एक ख़ास अंदाज है कि उसने उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे किया। याद रखिए कि बिहेवियर जो है वो हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की रिफ्लेक्शन हुआ करता है और ये हमारे एटीट्यूड से जन्म लेता है।
जो हमारी सोच का मुस्तकिल अंदाज होता है उसी के मुताबिक हम किसी सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं। हम कब सब्र का मुजाहिरा करेंगे, कब तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे, कहाँ पे हम जो है वो अग्रेसिव होंगे, कहाँ पे हम बुर्दबारी के साथ, कहाँ पे हम हिकमत के साथ सिचुएशन को डील करेंगे, ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो जिस खास अंदाज में हम किसी सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं वो अंदाज क्या कहलाता है, हमारा बिहेवियर कहलाता है। और याद कीजिएगा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि इस शख्स ने जिस खास अंदाज में किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया है उस खास अंदाज को अपनाने की वजूहात क्या हैं, इस शख्स का एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इसका ये बिहेवियर डेवलप हुआ है तो कैसे हुआ है, कौन से मुहर्रिकात हैं इस बिहेवियर के और कैसे इसमें तब्दीली लाई जा सकती है। आखिरी बात मुझे हैबिट के हवाले से करनी है। हैबिट जो है वो है जनाब टेंडेंसी ऑफ प्रैक्टिस। बुनियादी तौर पर हम एक चीज़ के बारे में एक राय रखते रखते और एक ही किस्म की सिचुएशन को एक तरह रिएक्ट करते करते, एक तरह की आरा देते देते हम उस आदत को उतना पुख्ता कर लेते हैं अपने कॉल से भी और अमल से भी कि वो फिर वो जो चीज़ है हमारी फितरत सानिया बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है। तो ये टेंडेंसी ऑफ प्रैक्टिस है, एक ऐसी चीज़ को बार बार दोहराने के ज़रिए अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना कि फिर उसे तब्दील करना दुश्वार, मुश्किल। ठीक है, आदत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सूफी शायर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया था कि वारिस शाह ना आदतां चांदियां ने भावें कट्टिए पोड़ियो पोड़ियो नो। ठीक है, चाहे जिस्म की पोरें पोरें काटती जाएं तो आदतें तब्दील नहीं होती, यानी आदतों में तब्दीली करना मुश्किल होता है। तो बहरहाल ये 4 बुनियादी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए आज की इस नशिस्त में, और किए इसलिए ताकि हम बिहेवियर को पहचान सकें और ये जान सकें कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर है तो वो किस तरह से बिहेवियर को शनाख्त करती है और बिहेवियर को स्टडी कैसे करती है। आप सबका बहुत शुक्रिया।